गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक हमने थर्ड लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया, जीवन प्रक्रिया भाग 2। अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा याद कीजिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। थोड़ा याद कीजिए जो स्टार्टिंग में ही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सजीवों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रियाएँ कौन से। तो ये मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ भी बना दिए हैं और इसको आप देख सकते हो, लिंक्स दिए रहेंगे वीडियो के। और इसमें इम्पोर्टेंस कौन कौन सी है सेकंड लेसन में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। हृदय रक्त परिसंचरण हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, वृद्धि करना, पाचन तंत्र। तो ये नियंत्रण तंत्र मतलब हमारा तंत्रिका तंत्र, ये सारे जीवन प्रक्रियाएं हमारे बॉडी में है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा निर्माण हेतु कौन कौन सी जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। ऊर्जा निर्माण के लिए सबसे पहले हमको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब श्वसन तंत्र, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऊर्जा बनती किससे, ग्लूकोज से, तो मतलब पाचन तंत्र चाहिए। अब पाचन हो गया एक बार, तो वो पाचन हुआ जो ग्लूकोज है उसको कोशिका तक पहुंचाना है, तो उसको पहुंचाने के लिए अपने को रक्त परिसंचरण तंत्र भी चाहिए। तो बेसिक हमको 3 जीवन प्रक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला पाचन, खाना खाएंगे, फिर उसको कोशिका तक ले जाएंगे और फिर उसको ऑक्सीजन देंगे, कौन से, श्वसन तंत्र के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, उनमें क्या अंतर है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो 2 मुख्य प्रकार है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, और डिफरेंस आपको लिख सकते हो अपने से देख करके। फिर है, कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की क्या भूमिका होती है। तो कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि कोशिका विभाजन में ही मेन ये होता है कि गुणसूत्र के नंबर्स को मेंटेन करके रखना है, कि आधा करना है, कैसे करना है, वो हमको कोशिका विभाजन में गुणसूत्र सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली गुणसूत्र का ही विभाजन होता है कोशिका विभाजन में, फिर बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो ये हो गए हमारे। प्रजाति का अस्तित्व बने रहना क्या है। प्रजाति का अस्तित्व बने रहना मतलब क्या है, जैसे हम मानव है तो मानव का अपना खुद का अस्तित्व बना के रखना, यही क्या है, प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना। अब ये कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए हमको प्रजनन करना पड़ता है, ठीक है। जिससे हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो इस प्रकार से वो प्रजाति सुरक्षित रह सकती है, बची रहेगी। एक सजीव से बना उसी प्रजाति का दूसरा सजीव क्या जन्म दृष्टि से बिल्कुल पहले सजीव जैसा ही होता है। डिपेंड करता है कि वो अलैंगिक प्रजनन कर रहा है कि लैंगिक प्रजनन कर रहा है। अगर अलैंगिक प्रजनन करेगा तो वो एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा अपने जनक कोशिका से। अगर लैंगिक प्रजनन कर रहा है तो क्या होगा, डिफरेंस वहाँ पे दिखाई देगा। एक ही प्रजाति के 2 सजीवों में पूर्ण रूप से समानता होना या ना होना किस बात पर निर्भर करता है। तो वो इसी बात पर निर्भर करता है कि वो अलैंगिक प्रजनन है या फिर लैंगिक प्रजनन है। अब लैंगिक प्रजनन हुआ तो 2 सजीवों में क्या होगा, समान, मतलब सेम टू सेम दिखाई देंगे। अगर लैंगिक प्रजनन हुआ तो डिफरेंस दिखाई देगा। अब वो क्यों डिफरेंस दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि वहाँ पे गुणसूत्रों में या जो जनुक होते हैं उनमें अदला बदली थोड़ा सा होता करता है, लेन देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सजीव के उसी प्रजाति का नया सजीव बनना और कोशिका विभाजन होना, इन दोनों में क्या संबंध है। तो जो नया सजीव बनता है उसके लिए भी तो अगुणित कोशिका चाहिए, और कोशिका विभाजन से ही ये हमको मिलता करता है। तो इसलिए कोशिका विभाजन के द्वारा ही हमको अगुणित कोशिका मिलती है। फिर ये माता से अगुणित कोशिका और पिता से अगुणित कोशिका दोनों मिलकर के क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक अगर द्विगुणित होते तो क्या होता। अभी हमको पता है अगर स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक द्विगुणित होते हैं तो जो बनने वाला नवजात शिशु वो कितना होगा, 4 गुणित हो जाएगा, मतलब कि उसमें 4 n हो जाएगी कोशिका, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आधा आधा रखना पड़ता है, मतलब अगर 2n है तो अर्धसूत्री विभाजन करके nn बनाना पड़ता है। प्रकृति में अर्धसूत्री पद्धति से कोशिका विभाजन ना होती तो क्या होती, तो यही होता
कि 2n इधर से आता 2n इधर से आता तो बनने वाला जो शिशु है वो कितना हो जाता 4n। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता, उसमें गुणसूत्रों की नंबर ज़्यादा हो जाती तो उसमें अलग अलग सिंड्रोम्स आ सकते हैं, वो बनता ही नहीं, एक्चुअली मर जाता वो बच्चा। रासायनिक नियंत्रण द्वारा कौन कौन से संप्रेरक मानवीय प्रजनन संस्था के कार्य को नियंत्रित करते हैं? तो इसमें टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता करते हैं, जो कि मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को या बॉडी को पूरा कंट्रोल करने का काम होता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन। पुरुष और स्त्री में कौन कौन से संप्रेरक हैं जो उम्र के अनुसार शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं? सेम वही, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, फीमेल्स में क्या होगा एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन कहाँ से आता है? फीमेल्स में अंडाशय से आता है और मेल्स में कहाँ से आता है? वृषण से, टेस्टिस से आता है। विवाह के समय लड़कियों की आयु कम से कम 18 और लड़कों की 21 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कानून क्यों बना है? रीज़न ये है क्योंकि दोनों में मैच्योरिटी नहीं होती है। जब जैसे 10th के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, जैसे 16 साल के आसपास, 16 से कम हो गए तो आपको इतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो एक तो पहला कि मैच्योर हो जाना चाहिए, दूसरा कि जब 21 साल का लड़का हो जाता है खुद से कमा सकता है तो, और उसके प्रजनन तंत्र भी बराबर से बन जाते हैं, और फीमेल्स में भी सेम यही लॉजिक है, इसलिए ये बनाया गया है। भ्रूण की पूर्ण वृद्धि होने के बाद माता के पीयूषिका ग्रंथि से कौन सा संप्रेरक स्रावित होना प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन आता है। कहाँ से आता है? ये पीयूषिका ग्रंथि से आता है, ब्लड में आएगा, फिर ये गर्भाशय की दीवार पर आके काम करता है। इस संप्रेरक के कारण स्त्री प्रजनन संस्थान का कौन सा अंग संकुचित होने लगता है? गर्भाशय, जिससे बच्चे का जन्म होने में तो इसमें कौन सा होता है? गर्भाशय। तो ये हो गए हमारे पूरे क्वेश्चंस थर्ड लेसन में कौन से जो